चर्चा किस बात पर होनी है? अभी जो 10th बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है और शायद 9th और 8th क्लास के भी एग्जाम डेट शीट से पहले ही हो जाएंगे। शायद जनवरी में एग्जाम हो जाएंगे, क्योंकि 25 या 26 से हमारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होगा। तो ये जो 2 महीने का समय है उसको हम कैसे यूटिलाइज करें, अधिकतम उपयोग कैसे कर पाए, इस पर चर्चा होगी। अभी हुआ क्या है, जितनी भी बार जो पेरेंट्स को कार्य करना चाहिए तो वो भी कार्य बच्चे करे दे रहे हैं। जैसे कि फीस सबमिशन का काम है, बच्चा अपने आप फीस ला रहा है, हमारे यहाँ सबमिट कर दे रहा है, ठीक है। तो पेरेंट्स से बात ही नहीं हो पा रही, बच्चे की वीकनेस क्या है, कहां पे हमें काम करने की जरूरत है, कहां पे पेरेंट्स को काम करने की जरूरत है, ये कन्वर्सेशन ही नहीं हो पा रहा हम लोगों का। तो अब इस वजह से भी बच्चे की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पा रही जितनी अच्छी हो सकती है। भाई अगर ये बोर्ड एग्जाम है बच्चे का, तो हमें क्या करना है, बच्चे को 4 बजे उठा देना है, और उठाना ही नहीं है, साथ में बच्चे के साथ बैठना भी है। भाई 4 बजे उठाने के बाद अगर हम सो गए तो बच्चा भी सो जाएगा। भाई 4 बजे बच्चे को उठाने के बाद बच्चा पढ़ेगा, और जो भी नीड है उसको, वो चाय पीता है, पानी पीता है, दूध पीता है, तो वो सब आपको टेबल पे ही प्रोवाइड करना है। भाई हम अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए हमें बच्चे को, क्योंकि हम 6 घंटे बच्चा पढ़ेगा तो उसकी नीड भी तो होगी। कभी वो हो सकता है उसे नींद लगे, भाई हम लोग भी लगातार भाई कंसंट्रेट माइंड हमारा 20 मिनट तक हो सकता है। 20 मिनट के बाद क्या होता है, हमें थोड़ा मूव करने की जरूरत, या चीजों को उस चीज से ध्यान हटाने की जरूरत होती है। 20 मिनट बाद क्या होता है, बच्चा लगातार, इसीलिए क्लास 30 मिनट 40 मिनट के ही बनाए जाते हैं, चेंज हो जाए बच्चे को, क्योंकि बच्चे माइंड भी हमारा एक्सेप्ट नहीं कर सकता है एकदम लगातार चीजों को। तो अब ये आवश्यकता है कि बोर्ड एग्जाम के टाइम को कैसे मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए इस 2 महीने से। इसमें हमारी टीम पूरी लगी। हमारी टीम में क्या करना है कि अभी 10 तारीख से 10 दिसंबर से बच्चा भले 8 क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, तो क्या करना है, पूरा सिलेबस 10 दिसंबर से पूरा सिलेबस रिवाइज कराना है, चाहे वो 9th क्लास में बच्चा है या 10th क्लास में। 10 दिसंबर से मतलब 45 डेज में 15 जनवरी तक, 15 से 20 जनवरी तक हमें पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, और कम से कम 10 इनके पेपर्स जो है सैंपल पेपर्स कराने हैं जो एग्जाम बेस्ड होंगे। जैसे मान लीजिए जो सेक्शन आते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, 4 ABCD 4 सेक्शंस होते हैं, चारों सेक्शन हमें उसमें देने हैं। उसी तरीके का ना पानी चाहिए, उसी तरीके से हम लोगों को बच्चे का पेपर कराना है। जब 10 टाइम बच्चा पेपर कर चुका होगा, वही बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, उसी पैटर्न पे बोर्ड एग्जाम में पेपर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा अच्छा रिजल्ट देगा, उसकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी, कहां पर उसको प्रॉब्लम आ रही है, कहां पे आंसर लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, हम लोगों से बराबर हम उसे बताएंगे। होता क्या है, सिलेबस खत्म हो गया, काम यहां पे नहीं खत्म होता, बच्चा परफॉर्म कैसे करेगा, उसको कॉपी में कैसे उतारेगा। पर मार्क्स तो जरूर मिलेंगे जब बच्चा कॉपी में लिख के आएगा। हमें याद तो है, लेकिन हम राइटिंग में बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, प्रॉपर राइट नहीं कर पा रहे उस आंसर को, या क्योंकि हम 10 पेपर करा लेंगे, 10 पेपर्स के बाद हम उसको कॉपी चेक करेंगे, जहां पे बच्चा गलतियां कर रहा है उसको नोट करेंगे, बताएंगे कैसे बच्चा इंप्रूव करे उसको। तो मतलब जो पेपर बोर्ड एग्जाम में देगा उस टाइप का पेपर हम 10 बार पहले ही अपने यहाँ, तो पूरा एक माहौल ही होगा कि एक टीचर की ड्यूटी लगेगी, पूरा पेपर होगा, अगले दिन कॉपियां चेक होंगी, बच्चों के मार्क्स बताए जाएंगे, कहां पर वीकनेस रह गई हर बच्चे की। तो यहाँ इसमें क्या है, बहुत बड़ी नीड है हमें पेरेंट्स की सहयोग की। संभव ही नहीं है कि बिना पेरेंट्स के सहयोग के ये सब हो पाए। होता क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज पेरेंट्स मीटिंग है, तो मुझे उम्मीद थी इस क्लास, अभी हम लोग टुकड़ियों में पेरेंट्स को बुला रहे, क्योंकि एक साथ पेरेंट्स आ नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ हॉल छोटे हैं। भाई हम लोग 1 क्लास या 2 क्लास के बच्चों को बुला रहे हैं। अभी 10th 12th का हमारे परसों वाले दिन पेरेंट्स मीटिंग थी 10th 12th की। आज CBSE बोर्ड 9th 10th बुलाया था, हमने 8 क्लास भी शामिल कर लिया उसमें। तो हमें लग रहा है कि 40% ही पेरेंट्स आ पा रहे हैं। भाई बच्चा हमारी बात सुन भी रहा है, हमसे पढ़ भी रहा है, और पेरेंट्स का काम भी अगर बच्चा करने लगेगा तो फिर आउटपुट कैसे आएगा। आजकल पहले क्या होता था, आप बच्चे को स्कूल के सहारे दे देते थे, टीचर के सहारे देते थे, और टीचर उनका भविष्य बना के उज्जवल कर देता था, मतलब 19वीं और 20वीं शताब्दी में। लेकिन 21वीं शताब्दी में ऐसा नहीं है। 21वीं शताब्दी में आप सिर्फ स्कूल पर बच्चा नहीं छोड़ सकते, कोचिंग पर बच्चा नहीं छोड़ सकते, हमें लगातार वॉच करना है इसको। अगर हम बच्चा वॉच नहीं करेंगे तो बच्चा उतना परफॉर्म नहीं करेगा।
लास्ट में दिक्कतें बढ़ेगी। भाई हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चा पूरी नहीं करेगा। भाई हमने क्या है, हम जो नहीं बन पा रहे हैं वो बच्चे को, हम सोचे वो बच्चे को बना दें। पूरा तो तभी होगा हम जब लगातार उस पर काम करेंगे। और पेरेंट्स मीटिंग के लिए कभी कभार हमारे माइंड में आता है कि हमारा बच्चा बहुत कमजोर है, हम पेरेंट्स मीटिंग में जाके क्या करें। तो ये पर्याप्त नहीं है, ये कारण पर्याप्त नहीं है। भाई आप एक चीज देखेंगे, बच्चा वही कमजोर है जिनके पेरेंट्स रेगुलर स्कूल नहीं जा रहे या बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी नहीं ले पा रहे। और जैसे मैं तो टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं बच्चों को और कई बच्चों को देखता हूं, वो बच्चे अच्छे हैं जिनके पेरेंट्स लगातार टीचर से कन्वर्सेशन करते हैं। भाई हमको पता ही नहीं होगा बच्चा वीक कहां पे है। भाई पेरेंट्स मीटिंग में जाना इसलिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो स्कूल की हो चाहे कोचिंग की हो, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चा वीक है तो कहां पे है, हम कैसे इसको इंप्रूव करेंगे। हम टीचर से, अभी तक आप लोग जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं यही कहना चाहूंगा, कितने पेरेंट्स ने टीचर से डिस्कशन किया बच्चा हमारा वीक कहां पे है। भाई आज बच्चा लगभग पढ़ते हुए 7 महीने 8 महीने हो गया है हमारे यहां, किसी भी पेरेंट्स ने इस बात का डिस्कशन किया हो कि हमारा बच्चा, भाई मैथ वाले सर हैं, फिजिक्स वाले सर हैं, केमिस्ट्री बायो सारे टीचर हैं, किसी भी पेरेंट्स ने बच्चे के टीचर को फोन नहीं किया कि सर हमारा बच्चा कहां पर है, कहां पे वीक है, कहां पे नीड है, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। हम ऐसी लापरवाही नहीं कर सकते। अब सोच लें कि जैसे हम संस्था को फीस दे रहे हैं, भाई आप जो भी कोचिंग में या स्कूल में जो भी फीस दी जाती है वो एक सेवा शुल्क होता है, मतलब जो हम सेवाएं दे रहे हैं उसके प्रति एक शुल्क। लेकिन सेवा शुल्क जब आप दे रहे हैं तो उसका आउटपुट आपको कितना मिल रहा है। भाई बच्चे को जो आपने कोचिंग में डाला था, 5 महीने बाद इंप्रूवमेंट कितना है, ये देखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर इंप्रूवमेंट नहीं है तो हम इस बात को टीचर से डिस्कस करेंगे कि सर कैसे इंप्रूव हो सकता है। अगर हम लगातार उसकी कमियों पे काम करेंगे तो इंप्रूव होगा। और हम ये देख भी नहीं अपने आसपास, जो पेरेंट्स बच्चों पर ध्यान नहीं रख रहे, पेरेंट्स मीटिंग को नहीं अटेंड कर पा रहे, बच्चों की क्या प्रोग्रेस है, क्या वीकनेस है, इस पे काम नहीं कर पा रहे, वही बच्चे वीक हैं। अगर आप जब देखेंगे तो ये जरूर पाएंगे कि आपकी बहुत बड़ी आवश्यकता बच्चे को है, बहुत बड़ी आवश्यकता बच्चे को है। तो हमारा बच्चा वीक है, हम पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जाएंगे, ये पर्याप्त कॉज नहीं है, पर्याप्त कारण नहीं। भाई दूसरा हमारे सामने एक पिन जो आता है, जैसे ये सब हमने कुछ चीज नोट की हैं जो पेरेंट्स मीटिंग को ना अटेंड करने के रीजन बनते हैं, कारण बनते हैं। तो बच्चा वीक है, हम पेरेंट्स मीटिंग नहीं अटेंड करें, ये कोई कॉज नहीं है। अच्छा दूसरा क्या होता है कि आज भी कई पेरेंट्स का फोन आया कि सर हमारे आज हम बरेली आए हुए हैं, आज हम आ नहीं पाएंगे। अच्छा बच्चे से महत्वपूर्ण कोई कार्य है जो कल की डेट में आपके समझिए दूसरे पैर बन के खड़ा होगा। आपके पैर तो आगे चल के कमजोर होंगे लेकिन वो स्ट्रांग मजबूत पैरों के रूप में खड़ा होगा, आपके लिए भी सहारा बनेगा, अपने लिए तो बनेगा ही बनेगा। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य क्या हो गया, कोई भी तो कार्य उससे महत्वपूर्ण नहीं। और हम रिजल्ट वाले दिन बच्चे का रिजल्ट देखेंगे, परिणाम जो है कई दिनों का रिजल्ट होता है ना, कई दिन जब हम मेहनत करते हैं तब जाके वो एक परिणाम आता है ना, तो उसके लिए तैयारी तो बहुत पहले से करनी होती है हमको। हो भी यही रहा है कि रिजल्ट वाले दिन, जैसे जिस दिन पीटीएम हुआ स्कूल में, उस दिन पेरेंट्स का फोन आ गया कि सर बच्चा का ये मैथ में 1 नंबर कम आए, लेकिन बाकी समय में भाई आप रेगुलर सारे टीचर का नंबर आपके पास मौजूद है, आप हफ्ते में नहीं कर सकते, आप 15 दिन में 1 महीने बाद फोन करिए कि सर हमारे बच्चे की क्या प्रोग्रेस है। तो महत्वपूर्ण कार्य इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता कि हम बच्चे से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण। तीसरी बात कि दूरी बहुत है। आपने देखा अपने आवास विकास में कोई कोचिंग संस्थान नहीं था, आपको बच्चा कहां भेजना पड़ रहा था, या तो आप घंटाघर भेजिए या आप लालनी चौराहा, या कम से कम कनौजिया से पहले तो कुछ ऐसा नहीं था जहां पर इस टाइप का कोई संस्थान हो जहां पर आप बच्चे को भेज दिए, एक ही जगह पे सारे टीचर, आपकी पूरी टीम मिल जाए, चाहे बच्चा 9th क्लास का हो, 10th का, 11th का, 12th का, इससे कम दूरी क्या हो सकती है। यही प्लेस पे आपका बच्चा 1 साल में 280 दिन आता है इसी प्लेस पे, और आपको तो सिर्फ 1 दिन आना है। मतलब हमें लग रहा है पूरे सत्र में पेरेंट्स को मुश्किल से 5 दिन आना पड़ता होगा, मुश्किल से 5 दिन पेरेंट्स आना पड़ता होगा पेरेंट्स मीटिंग के लिए। भाई अगर संस्था आपके पास चल के आई है 5 कदम, तो 1 कदम आपका फर्ज है कि आप चल के आए।
इसके लिए पेरेंट्स मीटिंग का कोई डे डिसाइड नहीं है, किसी भी समय आ सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपका कार्य सिर्फ शुल्क देने के बाद समाप्त नहीं हो जाता। आप जब शुल्क देना स्टार्ट करते हैं तब से आपका कार्य शुरू होता है। आपके बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है इसको जरूर देखना है। भाई आप कोई संस्था को अगर फीस दे रहे हैं तो आप क्या आउटपुट दे रही संस्था। भाई अगर हम किसी डॉक्टर या किसी से मिल रहे हैं, हमें कैसा डॉक्टर से मिले, पॉजिटिव दवाई का नहीं फायदा किया तो हम दूसरा डॉक्टर लेते हैं ना। तो अगर कोई एक संस्था जो लगातार जहां पे आप अपना बच्चा भेज रहे हैं, है ना, अगर वहां से आउटपुट नहीं आ रहा तो उससे आपको डिस्कशन करना पड़ेगा कि बच्चे की वीकनेस है कहां पे, बच्चे की वीकनेस कहां पे, हमें कहां पे प्रयास करना है। ये जब डिस्कशन करेंगे तभी, क्योंकि अभी तक आपको कहां बच्चा भेजना पड़ा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको कनौजिया भेजना पड़ रहा था, या आगे बढ़िए तो घंटाघर। यहां संस्था बना दी गई। अगर अच्छा देखिए होता क्या है, हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चे को रिजल्ट देने की नॉर्मल कोचिंग से, क्योंकि नॉर्मल कोचिंग में उनका रिजल्ट आ ही रहा है। 300 बच्चा है पढ़ रहा, एक बच्चा टॉप करेगा, 90 प्लस जाएगा, नाम हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो 12 बच्चा आया है उसी बच्चे को हमें टॉप कराना है, उसी बच्चे का स्कोर मिनिमम हमें 20% इंप्रूव करना है कि बच्चा और पेरेंट्स दोनों कहे कि हाँ यहां पे हमें बेस्ट गाइडेंस मिला। अगर हमारे पास भी अगर 400 बच्चा होता, नीड ही नहीं थी, क्योंकि 400 में 4 बच्चा हमारा 95 99 कर ही देता, हम उनके बैनर लगाते और फिर भीड़ बढ़ती चली जाती। तो अगर हमारे पास 12 बच्चा 10th में है, 15 है, 20 है, तो हमें इन्हीं बच्चों को टॉप कराना है। और आप किसी बच्चे से पूछिए कि कैसा आउटपुट मिल रहा है, तो वो खुद बताएगा कि हाँ हमें स्कूल में नहीं समझ रहा है लेकिन कोचिंग जा रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आपने देखा होगा कई बार, कई संडे, मुझे तो लगता है कोई संडे नहीं खाली जाता होगा जिस दिन 9, 10, 11, 12 8 क्लास को तो उसको इतना सिलेबस नहीं होता 7, 8 क्लास का, तो हम बच्चे को संडे को ही बुलाएं, लेकिन एग्जाम के टाइम में बुलाते हैं। कोई भी दिन ऐसा संडे नहीं आता जिस दिन हम लोग ना बुलाते हो बच्चे को। कभी मैथ की 2 घंटे क्लास हो रही है, कभी साइंस की 2 घंटे क्लास हो रही है। मतलब टीचर इतना डेडिकेटेड है, क्योंकि उसे पता है इन्हीं 12 बच्चों में से हमें एक बच्चा 90 प्लस लाना है। पिछली बार का रिजल्ट था हमारे यहाँ 13 बच्चे थे, ज्यादातर बच्चे एसएसएमबी के थे, 13 में से 4 बच्चों का 90 प्लस स्कोर आया। तो ये एवरेज स्कोर सोचिए कितना ज्यादा है। भाई आप जिन कोचिंगों में 100 बच्चा 150 बच्चा है, वहां पे 3 बच्चा या 5 बच्चा 90 प्लस स्कोर कर रहा है, हमारे में से 13 में से 5 बच्चा 90 प्लस स्कोर कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरी टीम देखिए ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये हमारी स्वयं अपने अस्तित्व की भी लड़ाई है। भाई अभी तक हमें यहां के 5 किलोमीटर के लोग दायरे में ही लोग जानते हैं, ये दायरा पर्याप्त नहीं है, हमें इसे बड़ा करना है। कम से कम 20 किलोमीटर तक तो जाना ही जाना है, जो लोग हमें हमारी टीम और हमारे नाम से जाने। तो ये हमारी स्वयं के अस्तित्व की भी तो लड़ाई है। भाई हमें भी तो अपना नाम, हाँ अजय दूसरी बात, कभी कभार माइंड में आता है कि पीटीएम है औपचारिकता मात्र है। हमारे यहां जब हम पढ़ते थे या आप पढ़ते थे उस समय पीटीएम नहीं होती थी कि हम लोगों ने रिजल्ट नहीं दिया। यह भी होता है कि पीटीएम है औपचारिकता मात्र है। तो यह सिर्फ औपचारिकता नहीं है, उस समय का दौर ही दूसरा था जब हम पढ़ते थे। उस समय इतने हिंड्रेंस थे क्या, इतनी बाधक चीजें थी क्या? आज हर बच्चे के पास मोबाइल है, इतना कूड़ा कबाड़ वो सुबह शाम तक देख रहा है, पढ़ने के बजाय सारी चीज देख रहा है। समाज में इतना वायरस ही कह सकते हैं उसको फैला हुआ है, तो एंटीवायरस तो हमें खुद बनना पड़ेगा उसके लिए। भाई हमें खुद बच्चे को रोकना पड़ेगा। तो पीटीएम सिर्फ औपचारिकता मात्र नहीं है। आप ये देखेंगे और पाएंगे कि जो गार्जियंस नहीं समय समय पे ध्यान दे पा रहे हैं उन्हीं के बच्चे वीक हैं, ये आप सत्य पाएंगे। आप जो लोग यहां पर उपस्थित हैं, मैं एक एक बच्चे को गिना सकता हूं, उनका बच्चा बहुत इंप्रूव किया है पिछले 5-6 महीने जब तक हमारे पास आया, जब से हमारे पास आया। तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता है हम लोगों की। ये कुछ पॉइंट्स थे जो पीटीएम में जाने से पहले हमारे माइंड में आते हैं कि हमें पीटीएम जाए तो क्यों जाए।
तो कोई भी पीटीएम होती है, पिछली बार एक पीटीएम थी, उसमें भी पेरेंट्स बहुत कम थे, तो मैंने इस बात को कहा था कि आप पीटीएम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आप जब देखिए अभी क्या, पहले क्या था, बच्चा फीस सबमिट नहीं करता था, पेरेंट्स आता था, बच्चे के बारे में बात करता था, इवन फीस जमा करने के बाद के बहाने कम से कम एक बार तो हमारे पास आता था। और मैं देखता हूं सारे पेरेंट्स का फीस, पेरेंट्स जो है ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या बच्चा आगे फीस सबमिट करेगा, मतलब मेरी पेरेंट्स से बात ही नहीं हो रही। जब बात नहीं हो रही तो हम समस्या किससे कहें? बच्चा इतना समझदार नहीं है, उससे हम समस्या कहें, बच्चे की वीकनेस कहां पे है, बच्चे को किस चीज की नीड है। तो यही है, बाकी सर आपको बताएंगे, क्योंकि सर मैथ्स देख रहे हैं, सर फिजिक्स का पोर्शन देख रहे हैं, और मैम जो है केमिस्ट्री और बायो देख रही है। और ये क्लास कहां से है? ये 8 क्लास से है, 7th क्लास से है। जो बच्चा हमारे 7th क्लास पढ़ रहा है उसको भी ये नहीं कि हम एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा दे रहा हो, तो यही पूरी टीम 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, सब लोग अलग अलग अपने, अब जो भी जिसमें एमएससी है या जो भी पीजीटी है वो अपने सब्जेक्ट को ही देख, यहां तक कि जो 8 क्लास का बच्चा है, 8 क्लास का बच्चा है, उसको भी जो फिजिक्स जो पढ़ानी है वही सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जो पीजीटी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, 11th 12th जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं सर, 11th 12th फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, वही 8 क्लास वाले बच्चे को भी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट अच्छा है। भाई होता क्या है, आप जैसे गवर्नमेंट रूल ऐसा है कि उसमें भी जो टीजीटी टीचर होता है, मतलब जो 9th 10th टीचर है, वो एक सब्जेक्ट, साइंस वाला टीचर पूरा साइंस पढ़ा सकता है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी। तो पीजीटी के लिए अलग टीचर की जरूरत पड़ती है, मतलब केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स के लिए जब आपको 11th 12th पढ़ाना है तब आपको टीचर अलग अलग करना है।